दाल किस्त नंबर 13। चंद मिनट बाद नंदू कागज का एक टुकड़ा लेकर मेरे पास आ गया। इस पर उस शख्स का नाम, पता और सेल नंबर सब लिखा हुआ था। मैडम मरियम इस एड्रेस पर मौजूद है। इनकी निगरानी के लिए साइमन के अलावा मोर्टन के मजीद आदमी वहां मौजूद हैं। नंदू ने मुझे तफसील बताई। साइमन उस शख्स का नाम था जो लंदन में रहता था। मैं दोबारा एडी के कमरे में पहुंचा तो नंदू ने इसकी मरहम पट्टी कर दी थी। ये देखकर बोला, बाबर साहिब, मुझे अगर पेन किलर टेबलेट्स और थोड़ी सी विस्की मिल जाए तो दर्द कुछ मजीद कम हो जाएगा। इसकी आवाज़ में नकाहत थी। अब तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन इसकी तस्दीक तो वहां जाकर ही हो सकती है ना। मैंने कहा, उस वक्त तक तुम यही रहोगे। मैं अब वापस जाना भी नहीं चाहता। मोर्टन अब किसी भी कीमत पर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेहतर है कि आप भी मुझे गोली मार दें। इसका फैसला तो तुम्हारे बयान की तस्दीक के बाद ही करूंगा। फिर मैंने उर्दू में नंदू से कहा, इसे दर्द रफा करने वाली कोई गोली दे दो, अगर यहाँ विस्की हो तो वो भी दे दो। मैं इसे इंजेक्शन दे देता हूँ, नंदू ने कहा, वरना ये सारी रात परेशान करता रहेगा। हाँ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अचानक कांता की आवाज़ आई। न जाने किस वक्त वहाँ आ गई थी। हम लोग लंदन जा रहे हैं, हमारी वापसी तक ये तुम्हारी निगरानी में रहेगा। ओके मैडम, नंदू ने कहा। इस तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। हम लोग ड्राइंग रूम में वापस आ गए। मैंने कांता से कहा, मैं पहली फ्लाइट में लंदन जाना चाहता हूँ। हम आज सुबह ही निकल सकते हैं। कांता ने कहा, हम? मैंने इस्तेफामी अंदाज में पूछा। हाँ हम, कांता ने कहा। मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें साथ ले जाकर तो मेरी परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ जाएंगी। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। या मिस्टर बाबर, कांता ने तंज़े लहजे में कहा, मुझे इतना ईजी ना ले। मैं आम औरतों की तरह नाजुक और छुई हुई नहीं हूँ। भैया वक्त तुम जैसे दो आदमियों को जेर कर सकती हूँ। ज़रूर कर सकती होगी। मैंने कहा, लेकिन कुछ नहीं। कांता ने कहा, खान ने मुझे ख़ास तौर पर ये जिम्मेदारी सौंपी है। खान ने? मैंने चौंक कर पूछा, लेकिन वो खुद कहाँ है? वो जहाँ भी है तुम्हारी तरफ से बेखबर नहीं। कांता ने कहा और सेल फोन पर कोई नंबर मिलाने लगी। फिर हंसकर बोली, हेलो मैगी, कैसी हो? मैं कैलिफोर्निया में हूँ। मुझे आज ही लंदन की फ़्लाइट में 2 सीटें चाहिए। व्हाट? नहीं भाई, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ओके, सुबह एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी। तो मेरी तनाज़ुर कुछ देर रुक जाना। ओके, सी यू। कांता ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मैंने घर से अपना पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अपनी चेक बुक्स और ATM कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और अपनी तमाम डिग्रियाँ, मरियम का पासपोर्ट जो अभी तक क्लारा के नाम से ही था, इसकी तालीमी इसनाद और तमाम ज़रूरी कागजात एक ब्रीफकेस में रखे। मैंने अपना और मरियम का लैपटॉप भी साथ ले लिया और अपने कपड़ों का सूटकेस लेकर रवाना हो गया। कांता बहुत बेचैनी से मेरी मुंतज़िर थी। इसने अपना सूटकेस पहले ही गाड़ी की डिक्की में रख दिया था। हम एयरपोर्ट पहुंचे तो 4:45 बज रहे थे। हम दोनों की टिकट तैयार थे। अगले लम्हे हम लंदन के लिए प्रवास कर गए। 7 घंटों की फ्लाइट के बाद हम लंदन में मौजूद थे। लंदन पहुंचकर कांता ने एक टैक्सी रोकी और इसे कोई एड्रेस बताने लगी। 1 घंटे के सफ़र के बाद टैक्सी एक बंगले के सामने रुकी। मैंने वो रास्ता सोते जागते तय किया था। वो बंगला बहुत बड़ा नहीं था। इसमें छोटा सा एक लॉन था, छोटा सा एक कारपोच और एक तरफ 2 मंजिला बना हुआ था। गेट पर नीगरू गार्ड था। ये पहला मौका था जब मैं कांता के आदमियों में किसी अमेरिकन को देख रहा था। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और बरामदे में खड़े होकर दूसरे मुलाजिम ने टैक्सी से हमारा सामान उतारा। रात भर की भागदौड़ के बाद इस वक्त मुझ पर नींद का शदीद गलबा था। नाश्ता मैं फ्लाइट में ही कर चुका था। मेरी हालत देखकर कांता ने मुझे बेडरूम में ले आई। मैंने जूते उतारकर फेंके और कपड़े बदले बजाय बेड पर गिर गया। मेरा सर इस बुरी तरह चकरा रहा था कि लेटते ही मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो दीवार गिर घड़ी 4 बजा रही थी। मैं पूरी तरह ताज़ोदम था। मैंने नीम गर्म पानी से गुस्ल किया तो सारी थकन गोया पानी के साथ बह गई। मैं बाथरूम से बाहर निकला तो कांता अपनी तमाम तरह हशर सामानियों के साथ मौजूद थी, लेकिन इस वक्त वो मुझे थकी थकी से लग रही थी। आप तो ऐसे से मिस्टर बाबर के अब शाम की खबर लाए हैं। पहले तो जल्दी से कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। भूख की शिद्दत से मेरा दम निकला जा रहा है। खाना तैयार है, कांता ने कहा। मैं यही मंगवा लेती हूँ। वही मुलाजिम जो सुबह मुझे बरामदे में नजर आया था इस वक्त खाने की ट्राली से खेलता अंदर दाखिल हुआ। वो भी एशियाई था। अकमल, कांता ने कहा, खाने बाद कॉफ़ी भी यहीं दे जाना। वो चेहरे से कुछ थकी थकी लग रही थी। इसने पानी का एक गिलास पीने के बाद कहा, बाबर, मैंने साइमन के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। उसका महलनुमा घर भी यहीं ज़्यादा दूर नहीं। हमारा होटल हिलवे प्रिसन रोड, न्यू रोड पर है। इसी रोड पर तकरीबन 8 किलोमीटर दूर साइमन का घर है। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक बहुत बड़ी फर्म का मालिक है और कीमती पत्थरों का शौकीन है। तुम्हें सब मालूमात कहाँ से मिली? मैंने पूछा। उसके दफ्तर की एक मुलाजिम लड़की से, कांता ने जवाब दिया। मैं सोचने लगा कि कांता आखिर इतनी दौड़ धूप और मेहनत किससे कर रही है। क्या ये लोग मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं? क्या सोचने लगे बाबर? कांता ने पूछा। मैं सोच रहा कि तुम मेरे लिए आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। अब ये मत कहना कि तुमसे खान ने कहा है। मैंने स्पार्ट लेचे में कहा। मुझसे वाकई खान ने ही कहा था कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि
मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। क्या? मैं चौंक कर बोला। मैं जानती हूँ कि मेरी ये मोहब्बत एक तरफा है, क्योंकि तुम तो मरियम के इश्क में जुनून के हद तक मुब्तला हो। फिर मुझ जैसी जराइम पेशा और बदकिरदार लड़की से सिर्फ चंद लम्हों की साथी तो हो सकती है, इस जिंदगी भर की नहीं। कांता, मैं कुछ भी कहने की जरूरत नहीं बाबर, इससे जज्बाती अंदाज में कहा। अपने दिल पर तो किसी का इख्तियार नहीं होता। जब तुम मरियम के लिए इतनी तकलीफें उठा सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? इसने अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इसने अपने आंसू खुश किए, बेडरूम फ्रिज से विस्की की बोतल निकाली और शराब गिलास में डालकर पानी या सोडा मिलाए बगैर पीने लगी। फिर वो संभल कर बोली, हम साइमन से मिलने के लिए कीमती पत्थर इस्तेमाल करेंगे। और वो कीमती पत्थर कहाँ से आएंगे? कांता मेरे सवाल पर मुस्कुराई, फिर बोली, मैंने कुछ बेशकीमत हीरों, जमुर्द, नीलम और याकूत वगैरह का बंदोबस्त कर लिया है। हमारी फर्म जेम्स का कारोबार करती है, हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, और हम यानी कांता और शेखर इसके सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। शेखर कौन है? मैंने चौंक कर पूछा। शेखर तुम हो, तुम्हारा ताल्लुक इंडिया से है। फिर मुस्कुराकर बोली, क्या तुम इसे अपना असली नाम बताओगे? मुमकिन है तुम्हारे बारे में ब्रीफ किया गया हो, लेकिन मैं तो कीमती पत्थरों और जेम्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने कहा। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कांता ने कहा। साइमन से सारी गुफ्तगू मैं करूंगी। वो मानीखेज अंदाज में मुस्कुराई। यूँ भी साइमन पत्थरों से ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश लड़कियों का दीवाना है। मैंने इसे मुलाकात का वक्त तय कर लिया है। आज रात 8:30 बजे इसने मुझे घर पर बुलाया है। रात ठीक 8:30 बजे हम साइमन की उसी और इस महल के दरवाजे पर खड़े थे। हमारी गाड़ी रुकी तो गेट की ज़ेली खिड़की खुली और अंदर से किसी ने झांका। मैंने उतरना चाहा, लेकिन कांता ने मुझे रोक दिया और खुद गाड़ी से बाहर निकल आई। मैडम कांता? अंदर से झांकने वाले ने खुदरे लहजे में पूछा। हाँ, मैं कांता हूँ, इससे रवा अंग्रेजी और बावकार अंदाज में कहा। मिस्टर साइमन आपके मुंतजिर हैं। ये कहते हुए इसने शायद को लीवर दबाया। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुल गया। आनी गेट की निचली जानी पहिए लगे हुए थे। मैंने गार्ड के इशारे पर गाड़ी आगे बढ़ा दी। यहाँ तो सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही सख्त है, कांता बड़बड़ाई। मैंने कोई जवाब न दिया। मेरे आसाब इस वक्त कशीदा हो रहे थे। मरकजी दरवाजे से पोस्ट का फासला अच्छा खासा था। पोस्ट में एक मुसल्लम मुहाफिज ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और मुद्दिबाना अंदाज में पीछे हट गया। कांता के उतरने के बाद वो तेजी से घूमकर मेरी तरफ आया, लेकिन मैं इससे पहले ही दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर चुका था। वो हमें लेकर बरामदे की तरफ बढ़ा और एक कॉरिडोर में घूम गया। कॉरिडोर के दोनों अतराफ में कमरे थे। कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर गार्ड रुक गया और आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी। यस, अंदर से एक गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से बोला, सर, मिस कांता, इन्हें अंदर ले आओ। वही गूंजदार आवाज़ फिर सुनाई दी। गार्ड ने एक तरफ हटकर हमें अंदर जाने का इशारा किया। सामने ही सोफे पर बावकार सा एक अंग्रेज़ बैठा था। इसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं थी। सेहत काबिल रश्क और जिस्म भी वर्जिशी था। वेलकम मिस्टर कांता एंड मिस्टर शेखर, अपनी जगह उठते हुए बोला। इसका कद भी तकरीबन मेरे ही बराबर था। इसने मुझसे हाथ मिलाया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी गिरफ्त खासी मजबूत है। फिर मैं आहिस्तगी से कांता का हाथ थाम लिया और गोया इसे छोड़ना भूल गया। इसने हमें बैठने का इशारा किया। सोफे इंतहाई आरामदेह और कीमती थे। मैं गोया सोफे में धंस गया। कमरे की हर चीज़ इंतहाई बेशकीमत थी और साइमन के आला ज़ौक़ की अलामत थी। मेरे हाथ में जो ब्रीफ केस था, इसमें हज़ारों पाउंड्स की कीमती जवाहरात थे। इनकी मालियत के बारे में भी मुझे कांता ने ही बताया था। साइमन ने बगौर हमारा और ख़ास तौर पर मेरा जायज़ा लिया। फिर वो मुस्कुराकर बोला, कारोबारी बातें तो होती ही रहेंगी। आप लोग ये बताएंगे क्या लेंगे, सॉफ्ट या हॉट ड्रिंक? कोई फॉर्मेलिटी नहीं मिस्टर साइमन, कांता खनकदार लहजे में बोली, और इसने आदत के मुताबिक माथे पर आई बालों की लीड झटके से हटाने की कोशिश की। चलिए, आपका इसरार है तो आप हमारे कॉफ़ी मंगवा लें, मैंने हंसकर कहा। साइमन ने सोफे के दाएं हत्थे की जानिब लगा एक सुर्ख बटन दबाया। मुझे घंटी की आवाज़ तो सुनाई नहीं दी, लेकिन फ़ौरन ही एक बावर्ची वेटर वहाँ आ गया। साइमन ने इसे कॉफ़ी के लिए कहा। वो खुद शराब से शुगल कर रहा था। मिस्टर साइमन, कांता ने आदत के मुताबिक सर झटक कर कहा, असल में हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें भी मज़ीद 2 क्लाइंट से मिलना है, इसलिए अगर कॉफ़ी के साथ साथ बिजनेस की बात भी हो जाए तो। ज़रूर मिस कांता, साइमन ने कहा। वो अपने सामने रखी छोटी सी मेज़ एक तरफ खिसकाकर ग्लास टॉप मेज़ के दरमियानी मेज़ आगे खींच ली। मैंने ब्रीफकेस खोला और उसमें से मखमल के छोटे छोटे कई डिब्बे निकाल कर मेज़ पर रख दिए। कांता ने एक डिब्बा उठाकर खोला और बोली, ये देखिए मिस्टर साइमन, ये हश्त पहलू हीरा है। ये एक तारीख़ी हीरा है। ये शाहान रूस के हवाले से तारीख़ी अहमियत का हासिल है। ये हीरा हमारी फर्म तक कैसे पहुंचा, इसकी भी अलग कहानी है। साइमन ने पुशोक अंदाज में हीरा उठाया और कोट की जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल लिया। इससे बहुत माहिराना अंदाज में हीरे का जायजा ले बोला, बहुत ही खूबसूरत और नायाब हीरा है। इसने वो हीरा एक तरफ रख दिया।
फिर कांता ने इसे के बाद दीगरे जमूर्त, याकूत, नीलम और दूसरे कीमती जवाहरात दिखाए। मिस्टर साइमन, कांता ने सरसरी अंदाज में पूछा, आप अमेरिका तो अक्सर जाते ही रहते होंगे। हाँ, वहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है। साइमन ने हीरे को मैग्नाफाइंग ग्लास से देखते हुए जवाब दिया। फिर वो बोला, आप इस हीरे और याकूत की कीमत बताइए। हीरे की कीमत है 2500 पाउंड्स। कांता ने कहा तो साइमन बुरी तरह चौंक उठा। और याकूत की कीमत 3000 पाउंड्स है। मैंने आपकी तमाम जेम्स की कीमत नहीं पूछी। साइमन ने इस सजाई अंदाज में कहा, और मैं बरसों से जवाहरात की खरीदो फरोख्त कर रहा हूँ। इस हीरे और याकूत की इतनी कीमत तो इनकी तारीखी अहमियत की है। कांता ने कहा, हीरे के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। याकूत इंडिया के मुगल बादशाह अकबर की अंगूठी का है। इसके बावजूद इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। साइमन ने कहा, कीमत तो बिल्कुल मुनासिब है। कांता ने बहुत अदा से मुस्कुराकर कहा, और कोई आम आदमी इनका कदरदान हो भी नहीं सकता। फिर मुझसे बोली, चलो शेखर, यहाँ बात नहीं बनेगी। मैं जवाहरात के डिब्बे दोबारा ब्रीफ केस में रखना शुरू कर दिए। इस कांता, ये कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई चीज़ पसंद आई हो और मैंने इसे हासिल न किया हो। इसका मतलब है कि आप वो दोनों पत्थर लेने को तैयार हैं। हाँ, लेकिन मैं दोनों पत्थरों का 1000 पाउंड से ज़्यादा नहीं दूंगा। साइमन ने संजीदगी से कहा। सॉरी मिस्टर साइमन। कांता का लहजा भी सर्द था। हमारे जवाहरात के कदरदान बहुत हैं, हमें भी इजाज़त दे। कांता अचानक खड़ी हो गई। आपकी होटल में क्या पसीर है मिस कांता? साइमन ने पूछा। मुमकिन है मैं आपको इतनी कीमत दे ही दूँ। से साइमन, फैसला करना तो भी करें, क्योंकि हम आज ही फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। आप इतनी कीमती जवाहरात लेकर घूमती हैं, आपको खौफ महसूस नहीं होता कि कोई आपको लूट भी सकता है? मैं इन पत्थरों की हिफाजत करना भी जानती हूँ मिस्टर साइमन। इस सिलसिले में आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप क्या समझते हैं, यहाँ सिर्फ शेखर के साथ आई हूँ। महल के बाहर मेरे मुसल्लम मुहाफिज मौजूद है। ये कहते हुए कि अचानक अपने हैंडबैग से रिवॉल्वर निकाल लिया और दुरुस्त लहजे में बोली, अपने बेडरूम में चलो साइमन। साइमन हक्का बक्का इसकी शक्ल देख रहा था। शायद इसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत और नाजुक अंदाम लड़की ये हरकत भी कर सकती है। वो हैरत के इब्तदाई सदमे से फौरन ही संभल कर मुस्कुराकर बोला, वेरी नाइस मिस कांता, आप तो मजाक भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। ये कहते हुए गैर महसूस अंदाज में पीछे की तरफ खिसकने लगा। इसने आहिस्ता ऐसा उस बटन की तरफ हाथ बढ़ाया जिसे दबाकर इसने मुलाजिम को बुलाया था। मैंने अचानक इसके हाथ पर अपना पाँव रख दिया और बोला, ये मजाक नहीं है साइमन, उठ और अपनी ख्वाबगाह में चल। कांता लपक कर इसके सर पर पहुंच गए और इसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर की नाल रख दी। अपने दोनों हाथ सर पर रखो और खड़े हो जाओ, वरना। इसने अपना जुमला अधूरा छोड़कर रिवॉल्वर की नाल इसकी कनपट्टी पर जोर से मारी। साइमन का चेहरा सफेद पड़ गया। इसके हाथ लर्ज रहे थे। इसने दोनों हाथ सर पर रखे और सोफे से उठने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। वो सोफा इतना नरम गुदाज था कि साइमन गोया इसमें धंसा हुआ था। मैंने इसका कॉलर पकड़कर इसे बेरहमी से घसीटा और खड़ा कर दिया। फिर इसकी गुद्दी पर जोरदार हाथ जमाते हुए कहा, बेडरूम में चलो। बोले रस्ते कदमों से बेडरूम की तरफ रवाना हो गया। अगर तुमने किसी भी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं कम से कम तुम्हारी खोपड़ी तो सुराख कर ही दूंगा, कांता ने इंतहाई सफाक लहजे में कहा। साइमन रस्ते कदमों से बाहर निकला। कॉरिडोर सुनसान पड़ा था। कांता इसके साथ यूं चल रही थी जैसे वो साइमन से खासी बेतकल्लुफ हो। इसने साइमन के हाथ में हाथ डाल रखा था और मुस्कुरा कर इससे कह रही थी, मिस्टर साइमन, तुम तो वाकई पत्थरों के कदरदान हो। तुम लोग आखिर हो कौन? साइमन ने भराई आवाज में पूछा। इस वक्त इसका एक बावर्दी मुलाजिम कॉरिडोर में नमूदार हुआ। कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, उसे गोशी में बोली। फिर हंसते बुलंद आवाज में बोली, मिस्टर साइमन, ब्लैकबर्न में बल्कि पूरे इंग्लैंड में आपसे बढ़कर जवाहरात का कोई कदरदान हो ही नहीं सकता। बावर्दी मुलाजिम नजरें उठाए बगैर मुद्दे अंदाज में हमारे नजदीक से गुजर गया। साइमन बड़े से हॉल में दाखिल हुआ और हॉल में वाकई एक जीने की तरफ बढ़ा। चक्करदार सीढ़ियों पर भी इंतहाई दबीज और कीमती कारपेट था। साइमन ऊपर पहुंचा तो इसका एक और मुलाजिम नजर आया। हमारे पास मजीद कीमती और तारीखी अहमियत के जवाहरात है मिस्टर साइमन, मैंने हंसते हुए कहा। इसके बावर्दी मुलाजिम ने साइमन को देखे बगैर जल्दी से एक कमरे का दरवाजा खोल दिया और खुद नजर झुकाकर मुद्दब अंदाज में खड़ा हो गया। हम कमरे में दाखिल हुए तो दरवाजा खुदकार अंदाज में आहिस्ता से बंद हो गया। अपने इस मुलाजिम से कहो जाकर आराम करे। कांता ने सफाक लहजे में सरगोशी की, खुद ही चला जाएगा। इसका कमरा इस कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर है। जरूरत पड़ती है तो मैं घंटी बजाकर इसे तलब कर लेता हूँ। वैसे वो समझ जाएगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। मैं मेहमानों को अपने बेडरूम में कभी लेकर नहीं जाता। झूठ मत बोलो साइमन, कांता सर्द लहजे में बोली। तुम्हारे बेडरूम में हमेशा कोई ना कोई लड़की होती है। हाँ, लेकिन वो अपने मुलाजिम को बुलाओ, उससे कहो कि मिस्टर शेखर को गेस्ट रूम में पहुंचा दे। फिर तुम्हारे मुलाजिम को किसी गड़बड़ का एहसास नहीं होगा। नहीं कांता, मैंने कहा, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। ये बटन दबाकर सिक्योरिटी गार्ड को भी तलब कर सकता है, तो इसका ध्यान रखो। मैं खुद ही बाहर चला जाता हूँ।
मैंने कांता को आंख मारी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो मुलाजिम वाकई वहाँ मौजूद नहीं था। मैं कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर वाकई कमरे की तरफ बढ़ा तो अचानक वही मुलाजिम कमरे से निकल आया। इसने हैरत से मुझे देखा, फिर मुद्दे अंदाज में बोला, सर आप इस तरफ कहाँ? कोई परेशानी की बात नहीं है, मैंने हंसकर कहा। साइमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो घंटी बजाकर तुम्हें बुलाना चाह रहा था, लेकिन शायद उसका बटन ख़राब हो गया है, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही तुम्हें बुला लाता हूँ। सर असल में मिस्टर साइमन के बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बेल ख़राब होने का मतलब यह है कि इसका फ्यूज़ उड़ गया है। ऐसा हुआ तो इनका इंटरकॉम भी काम नहीं करेगा, वो सिक्योरिटी अलार्म भी नाकारा हो गया होगा। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को कॉल करता हूँ। ओहो इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने कहा, मैं खुद भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ही हूँ, मैं अभी फ्यूज़ ठीक कर दूँगा। मुझे दिखाओ वो सिस्टम कहाँ से ऑपरेट होता है। मेरे साथ आइए, मुलाजिम ने कहा और कॉरिडोर के दूसरे कमरे पर जाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दोबारा सीढ़ियाँ चढ़कर वो एक कमरे में दाखिल हुआ। वो एक बॉक्स की तरफ इशारा करके बोला, इस बॉक्स में फ्यूज़ है। ये क्या तुझसे बॉक्स खोल दिया? इसमें इस किस्म के छोटे छोटे 6 फ्यूज़ लगे हुए थे, जैसे अमूमन गाड़ियों के इग्निशन में साथ होते हैं। मैंने एक के बाद दीगर तमाम फ्यूज़ निकाल लिए और इनका जायज़ा लेने लगा। फ्लाइंग कोर्स के दौरान मुझे इलेक्ट्रॉनिक आलात और फ्यूज़ वगैरह को समझने के लिए बुनियादी ट्रेनिंग भी दी गई थी। इनमें से 2 फ्यूज़ ख़राब है, मैंने कहा। फिर अचानक इससे कहा, मेरे ख्याल में तुम साइमन के पास चले ही जाओ। आप ठीक कहते सर, मुलाजिम ने कहा। मैंने बॉक्स बंद करके तमाम फ्यूज़ अपनी मुट्ठी में दबा लिए और मुलाजिम के साथ बाहर निकल आया। मुलाजिम साइमन के ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक देना चाहता था, लेकिन मैंने इसे रोक दिया। दरवाज़ा खोलकर पहले खुद अंदर दाखिल हुआ, फिर मुलाजिम को भी बुला लिया। मैं दरवाजे के पास रुक गया। मुलाजिम चंद कदम आगे बढ़ा तो मैंने पूछ से इसके खोपड़े पर मुक्का रसीद किया। वो बुरी तरह लड़खड़ा घूम कर हैरत से मुझे देखा। मैंने दूसरा घूंसा इसकी पेशानी पर मारा, वो त्योरा कर गिरा। अगर फर्श पर दबीज़ कालीन न होता तो उसे खासी चोट आती। मैंने इसकी टाई से इसके हाथ पुश्त पर बांध दिए और इसे बेरहमी से एक तरफ फेंक कर दरवाज़ा अंदर से बोल्ट कर दिया। लोग शायद पीटर के आदमी हो। हम लोग अपने आदमी हैं, मैंने कहा। तुम बताओ तुम किसके आदमी हो? मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, इंग्लैंड के एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हूँ। साइमन थूक निकल कर बोला। फिर जैक्सन तुम्हारा आदमी होगा, कांता ने दुरुस्त लहजे में कहा। साइमन बुरी तरह चौंक उठा। जैक्सन कौन? मुकलाकर बोला, तुम जैक्सन को कैसे जानते हो? कांता ने अचानक अपनी पिंडी पर बंधा हुआ बारीक और लंबे फल वाला तेज़धार खंजर निकाल लिया। वो खंजर ट्यूबलाइट की दूधे रोशनी में झिलमिला रहा था। मैं झूठ बोलने वालों को यूं काट देती हूँ। इसे साइमन के बेड पर रखे तकियों को बहुत मुहारत से डबल रोटी की तरह 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो तुम्हें कितनी रकम चाहिए? साइमन हकलाया। क्लारा कहाँ है? मैंने अचानक रफ लहजे में पूछा। साइमन की आंखें हैरत और खौफ से फटकर रह गई। अब ये मत कहना कि कौन क्लारा है, मैंने कहा। वो क्लारा जिसे जैक्सन ने तुम्हारे हवाले किया है। क्लारा से मेरा क्या ताल्लुक? साइमन ने खोखले लहजे में कहा। मैंने आगे बढ़कर इसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। जब क्लारा से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर इसे यहाँ क्यों रखा हुआ है? देखो तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि। मैंने इसके मुंह पर दूसरा थप्पड़ मारा तो इसके होंठ फट गया और खून रिसने लगा। ये शराफत से तुम्हें नहीं बताएगा कांता, मैंने कहा। इस पर वक्त ज़ाया क्यों करो, ज़िबा कर दो इसे। हाँ इसे ज़िबा ही करना पड़ेगा, कांता ने सफाक लहजे में कहा और खंजर इसके बाजू से चिरका लगाया। साइमन के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कांता ने इसकी टाई को पकड़कर इसे घसीटा और नाव पर घुटने से जोर का वार किया। वो कराहता हुआ फर्श पर गिर गया। कांता ने घुटना इसके सीने पर रखकर मुझसे बोली, शेखर ज़रा इसके दोनों हाथ पकड़ लो, वरना मुझे इसका गला काटने में लुत्फ नहीं आएगा। कांता गला काटने की बात यूं कर रही थी जैसे केक काटने जा रही। मैंने आगे बढ़कर इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। साइमन का चेहरा लट्ठे की तरफ सफेद हो रहा था, इसका सांस धूंकी की तरह चल रहा था। देखो मैं दिल का मरीज हूँ, साइमन कांपती आवाज़ में बोला। तुम लोग शट अप। कांता ने इसकी थोड़ी पकड़कर इसका चेहरा पीछे की तरफ की ओर बोली, अब ना तो तुम्हारा दिल रहेगा न मर्ज। ये कहते इससे खंजर यूं साइमन की तरफ बढ़ाया जैसे इसके गले पर फेरना चाहती हो। इसने खंजर की नोक से इसके गले पर हल्का सा चिरका लगाया ही था कि साइमन चीख उठा। क्लारा यही है, इसी महल में। कांता ने इसे छोड़ दिया। मैंने भी इसके हाथ छोड़ दिए। मुझे थोड़ी सी विस्की दे दो, वो गहरे गहरे सांस लेते हुए बोला। इस महल के किसी हिस्से में है क्लारा? कांता ने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए पूछा। सबसे ऊपर की मंजिल पर, साइमन ने जवाब दिया। ऊपर 10 कमरे हैं, इन्हीं में से किसी एक कमरे में क्लारा मौजूद है। अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो मैं जाने से पहले तुम्हें कई टुकड़ों में तकसीम कर दूंगी, कांता ने कहा और इसकी कनपटी पर खड़ी हथेली से हल्का सा वार किया। वो उलट कर फर्श पर गिरा। कांता ने बिस्तर की चादर से 2 पट्टियां काटी और साइमन के हाथ पैर बांध दिए। इसने साइमन के मुंह पर भी कपड़ा ठूंस दिया। फिर इसने उस मुलाजिम की खबर ली जिसे मैंने बांध कर डाला था। वो आंखें पटपटा रहा था। कांता ने इसकी कनपटी पर हल्की से एक ज़रब लगाई।
वो बेंटा गफील हो गया। कांता ने इसके हाथ पांव भी अच्छी तरह कसकर बांध दिए और इसके मुंह में भी कपड़ा ठोंस दिया। फिर इसने साइमन के बेडरूम की तलाशी ली तो इसके बेड के साइड से एक रिवॉल्वर निकला, कुछ करेंसी नोट थे और 4-5 फाइलें थी। इसने वो रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दे बोली, क्लारा की निगरानी पर जैक्सन के 2 आदमी भी हैं, ये रख लो, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया। फिर हम लोग बहुत मुहतात अंदाज में कमरे से बाहर निकले। कॉरिडोर इस वक्त भी सुनसान पड़ा था। हम कॉरिडोर के सिरे पर मुलाजिम के कमरे तक पहुंचे। वहाँ से वो राहदारी अंग्रेजी के हर्फ एल की तरह शक्ल में घूम गई थी। इसके सिरे पर एक दरवाज़ा था। मेरे ख्याल में यही है जीने का दरवाज़ा, कांता ने कहा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। मैंने अपनी जीन्स की जेब से मुरतुलक तार निकाला और ताला खोलने में मसरूफ़ हो गई। 10 सेकंड से भी कम वक्त में इसने ताला खोल लिया। हम लोग फूंक फूंक कर कदम रखते ऊपर की तरफ बढ़े। इस जीने के ऊपर एक और दरवाज़ा था, वो भी बंद था। मेरी नाक ने सिगरेट के धुएं की बू महसूस की। इसी वक्त कांता का हाथ दरवाजे से टकरा गया। कौन है? अंदर से करख्त आवाज़ में बोला, साइमन। मैंने हत्तुल इम्कान साइमन की आवाज़ बनाकर कहा, साइमन साहिब। अंदर से आने वाली आवाज़ में हैरत थी। फिर मुझे लॉक में चाबी घूमने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेजी से पीछे बैठ गया। कांता तो पहले बैठ चुकी थी। दरवाज़ा खुलते ही पहले जीने पर तेज़ रोशनी का एक बल्ब रोशन हो गया। इसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।